नमस्कार। आज की जो कविता है वो नागार्जुन की है, सिंदूर तिलकित भाल। अब सिंदूर तिलकित भाल का मतलब, ये जो शब्द है, ये जो कविता का जो शीर्षक है, ये नागार्जुन ने अपनी पत्नी के लिए प्रयुक्त किया है। अब इस कविता में कवि ने अपनी पत्नी को तो याद किया ही है, इसके साथ साथ अपने गांव, उसके परिवेश को, उसकी प्रकृति को, खेत खलिहान को, वहाँ के लोगों को और वहाँ की विशेषताओं को भी याद किया है। अब कवि याद क्यों कर रहा है, इसके पीछे आपको ये समझना होगा कि नागार्जुन थे वो हमेशा एक जगह टिक कर नहीं रहते थे, हमेशा घूमते रहते थे, यानी कि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। वो अपने घर से 6-6 महीने 12-12 महीने तक दूर रहते थे। तो इस दूरी पर जब उसको याद आती है घर की, तो फिर उन्होंने ये कविता लिखी है। और ये कविता उन्होंने अपनी पत्नी के प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त किया है। तो शुरू करते हैं। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल। अब घोर निर्जन क्या होता है? सुनसान। अब यहाँ पर अपनी पत्नी को संबोधित कर रहा है या उनको याद करते हुए अपनी स्थिति को बता रहा है कि परिस्थिति ने या समय ने या नीति ने मुझे निर्जन स्थान पर फेंक दिया है या रख दिया है। अब मेरे आसपास सुनसान फैला हुआ है, अर्थात वह घर से दूर कहीं एकांत में है। याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। और ऐसे समय में नागार्जुन कहता है अपनी पत्नी को याद करते हुए कि इस निर्जन स्थान पर तुम्हारा सिंदूर से भरा हुआ जो माथा है वो मुझे याद आ रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न अलंकार है, ध्यान रखना, यहाँ पर हर जगह प्रश्न पूछा है। ये है दूसरी पंक्ति, तीसरी सभी पंक्तियों में। अब कह रहा है कि कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज, कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज। अब कवि को लोग कहते हैं कि ये तो अपने परिवार से प्रेम नहीं करता, अपने परिवार से दूर रहता है, तो फिर इसी का वो उत्तर बताता है और अपनी पत्नी को संबोधित करता है कि इस संसार में, इस समाज में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो समाज के बिना रह सकता है। कौन है वह जिसको नहीं पड़ता दूसरे, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको किसी दूसरे व्यक्ति से काम न पड़ता हो या वो किसी दूसरे पर निर्भर न हो। चाहिए किसको नहीं सहयोग। ऐसा कौन सा प्राणी है जो इस पृथ्वी पर बिना सहयोग के जीवित है, जिसको किसी का सहयोग नहीं चाहिए। चाहिए किसको नहीं सहवास, नहीं जिसको आश्रय नहीं चाहिए। ऐसा कौन है जिसको आश्रय नहीं चाहिए। कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराव यह उच्छ्वास। ऐसा कौन बदनसीब होगा जो यह चाहे कि जब उसकी सांस आए, जब उसकी सांस आए तो वो किसी से न टकराए, अर्थात वो अकेला हो। ऐसा कोई भी नहीं है। हो गया हूँ, यद्यपि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं नहीं पाषाण, यानी कि मैं पत्थर के समान नहीं हूँ। मुझ में भी इच्छा होती है कि मैं समाज में रहूं, लोगों से बातें करूं, उनका सहयोग लूं, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे निर्जन स्थान पर डाल दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। जिसको डाल दे कोई कहीं पर, यहाँ पर पिछली पंक्ति से ही उठा रहा हूँ, जिसको डाल दे कोई कहीं पर। जिसको डाल दे कोई कहीं पर, यानी कि मैं पत्थर नहीं हूँ जिसको जो चाहे उसको उठाकर कहीं पर डाल दे। मेरे में भी प्राण है, मेरे में भी संवेदना है। यह खुद बता रहा है अपने बारे में। करेगा वह कुछ कभी कुछ ना विरोध, कि मैं ऐसा नहीं हूँ कोई मुझे डाल दे और मैं चुपचाप ये देखता रहूँ, क्योंकि मेरे में भी प्राण है, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी समाज का हिस्सा हूँ और समाज में रहना मुझे पसंद है। करेगा वह कभी नहीं अनुरोध, कि वह पत्थर नहीं है कि अनुरोध न करे, विरोध न करे। वह भी इंसान है, उसे भी समाज चाहिए। वेदना ही नहीं उसके पास, यानी कि पत्थर है, उसमें वेदना नहीं होती, लेकिन वो पत्थर के समान नहीं है, उसमें वेदना है, उसमें भी प्रेम है, उसमें भी परिवार के प्रति कुछ आशाएं, आकांक्षाएं और सहयोग की भावनाएं हैं। फिर उठेगा कहाँ से निश्वास,
अगर वह फिर उठेगा कहाँ निश्वास। यानी कि अगर मैं पत्थर हूँ, मैं अनुरोध नहीं करता, विरोध नहीं करता, तो फिर मेरे अंदर जो सांसों का आवागमन है वो कैसे हो रहा है। यानी कि मेरे में भी सांसें हैं, मेरे में भी प्राण हैं, मैं भी जीवित हूँ। मैं न साधारण सचेतन जंतु, मैं न साधारण, यद्यपि मैं साधारण भी हूँ, या ये कह सकते हैं कि मैं भी साधारण मनुष्य की तरह हूँ, या जिस प्रकार मनुष्य साधारण मनुष्य की कुछ भावनाएं होती हैं, परिवार के प्रति चिंता होती है, तो मेरे में भी है। सचेतन जंतु, मेरे में भी चेतना है, मैं जीवित हूँ। यहाँ हाँ ना किंतु और परंतु मैं जिस स्थान पर रह रहा हूँ वहाँ पर हाँ किंतु परंतु का कोई प्रश्न नहीं है। यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, मैं जिस स्थान पर रह रहा हूँ यहाँ पर भी हर्ष है, खुशी है, विषाद है, दुख है, चिंता है, क्रोध है। यानी कि मुझे यहाँ पर भी अपने परिवार की याद आती है, परिवार के बारे में सोचता हूँ, परिवार की चिंता करता हूँ। यहाँ है प्रत्यक्ष अनुमान, लेकिन मैं इन चीज़ों को यहाँ पर रहते हुए भी प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहा हूँ। यानी कि मैं अपने परिवार को याद कर रहा हूँ, अपने बच्चों को याद कर रहा हूँ, अपने घर के वातावरण को, खेत खलिहानों को मैं अनुमान लगा रहा हूँ, मैं अनुमान लगा सकता हूँ। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ। यहाँ स्मृति विस्मृति के सभी स्थान, यहाँ स्मृति विस्मृति के सभी स्थान, यानी कि मुझे इस अनजान स्थान पर भी अपनों की स्मृति है, अपनों की यादें आती हैं, अपनों की चिंता है, तभी तो तुम याद आती हो। और इस यही कारण है कि तुम यानी कि पत्नी, सहधर्मिणी यानी कि परिवार का हिस्सा हो, तुम मेरे प्राण हो, तो तुम भी मुझे याद आती हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, इसलिए मैं पाषाण नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, सचेतन जीव हूँ। अब ये कविता पूरी नहीं हुआ, आगे दूसरी उसमें पढ़ाएंगे। अब इन पंक्तियों का देख लेते हैं सौंदर्य। जहाँ तक पंक्तियों को सौंदर्य का प्रश्न है, तो इस सौंदर्य को हम भाषा, अलंकार, गुण, भाव के मतलब बिंदुओं में बांट सकते हैं। भाषा की बात है, सरल स्पष्ट है, बिल्कुल सिंपल भाषा है। अलंकार की बात करें, अनुप्रास का इसमें प्रयोग है, लिख सकते हो। गुण की बात करें तो प्रसाद है। अगर भाव की बात करें तो इन पंक्तियों में कवि ने खुद को एक आमजन के समान सचेतन प्राणी बताते हुए अपनी पत्नी के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। यानी कि वह भी पिता है, वह भी किसी का पति है, उसे भी अपने परिवार की चिंता है। ये कवि इन पंक्तियों के माध्यम से सिद्ध करना चाहता है। तो मैं यही छोटा सा है, इसको 2-4 बार देख लेना। नमस्कार, धन्यवाद।